जी कैफ 8 आज के लेक्चर कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 85 लेक्चर 85। आज हमारी पांचवी रिवीजन क्लास है और आज की रिवीजन क्लास में हम जो दो चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 9 और 10। चैप्टर 9 छोटा सा चैप्टर है एजेंसी वाला। पहले छोटा नहीं हुआ करता था लेकिन अब भाई के अपने सिलेबस रिवाइज किया, छोटा कर दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बाद चैप्टर 10 हम रिवाइज करेंगे जो कि है पार्टनरशिप। एजेंसी और पार्टनरशिप, ये दो कंसेप्ट, दो चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। हाँ, एजेंसी में एक कंसेप्ट ऐसा है जो कि पार्टनरशिप में भी यूज़ होता है, तो उस कंसेप्ट के ऊपर हम थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अथॉरिटी ऑफ एजेंट का कंसेप्ट है। बहरहाल एजेंट चैप्टर 9। एजेंट कहते किसको हैं? एजेंट का मतलब है ऐसा पर्सन जिसको हमने अपॉइंट किया ताकि वो हमारे बिहाफ पे कोई एक्ट करे, कोई काम करे। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको हमने अपॉइंट किया कि हमारे बिहाफ पे कोई काम करे उसे कहते हैं एजेंट। और हम यानी जिसने अपॉइंट किया उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। लेकिन एजेंट की जिम्मेदारी, जब कभी दुनिया के किसी भी एजेंट को अपॉइंट किया जाता है ना, उसे साथ में ये बताया जाता है कि उसे किस काम के लिए अपॉइंट किया गया। जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया उसे कहा जाता है अथॉरिटी ऑफ एजेंट। एजेंट की वही अथॉरिटी होती है और उसकी जिम्मेदारी एजेंट की कि जो काम हमने कहा और जैसे कहा वैसे ही करे। अगर वो कोई और काम करता है तो उसका मतलब है एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, और अगर वो काम वही कर रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हमने कहा तो इसका मतलब है वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। तो एजेंट की, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि जब कभी एजेंट को अपॉइंट करे उसको बताए कि वो किस काम के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, और एजेंट की जिम्मेदारी है कि उसको जो काम कहा गया है और जैसे कहा गया है उसके मुताबिक वैसे ही उस काम को करे, यानी अपने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। एजेंट की ड्यूटी क्या है? अपने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, जो उसे काम कहा गया है, जो अथॉरिटी दी गई है उसके मुताबिक ही काम करे, उससे एक्सीड ना करे। यह है एजेंट, यानी जिसको अपॉइंट किया गया किस लिए? कोई काम करने के लिए। जिसको अपॉइंट किया गया, जिसको किया गया उसे क्या कहते हैं? एजेंट। और जिसने किया प्रिंसिपल, इसे कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है जी? एग्जाम्पल, हाँ, डेली लाइफ में भी आपको एजेंट की बहुत सी एग्जाम्पल दी जा सकती है, लेकिन हम जो एग्जाम में पास पेपर्स में से उसने चीज़ों को टेस्ट किया या बुक में एग्जाम्पल मौजूद है उनको डिस्कस कर रहे हैं। पहला, पर्सन पॉइंटेड टू सेल ए प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी, आपने गाड़ी बेचनी है, आपने घर बेचना है, कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है, और अगर आप किसी को एजेंट अपॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं भाई ये हमारी प्रॉपर्टी बेच दो, तो जिस पर्सन को आपने एजेंट अपॉइंट किया, जिस पर्सन को अपॉइंट किया प्रॉपर्टी बेचने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एजेंट। लेकिन याद रखें, एजेंट को जब हमने अपॉइंट कर दिया तो फिर उसको अथॉरिटी दे दी हमने कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अब ये एजेंट की जिम्मेदारी है कि जब हमने उसे अथॉरिटी दी कि प्रॉपर्टी को सेल करो और बताया कि इसको 50 लाख से कम में सेल ना करना, तो इसकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर्टी को सेल करे और 50 लाख से कम में सेल ना करे। अगर वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम नहीं करता, यानी 50 लाख की बजाय 40 लाख में सेल कर देता है, तो हम क्या कहेंगे? एजेंट ने क्या किया? एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। ठीक है, अथॉरिटी से एक्सीड। लेकिन ये तो उसने कम में पैसे बेचे, अथॉरिटी से तो एक्सीड किया ना। अथॉरिटी का मतलब है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम ना करना। फिर इसका दूसरा एग्जांपल है, पर्सन पॉइंटेड टू कलेक्ट रेंट। हमारी बहुत सी लाहौर में डिफरेंट प्लेसेस पे प्रॉपर्टी है, हमने रेंट कलेक्ट करना होता है, रेंट पे दिए प्रॉपर्टी, और किसी पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं, उसे कहते हैं तुम जाके रेंट कलेक्ट करो। तो ये भी एजेंसी, एजेंट की एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें जिस पर्सन को हमने अपॉइंट किया कि वो रेंट कलेक्ट करे, वो कौन है? एजेंट। और तीसरी और प्रोबेबली सबसे अहम एग्जांपल और सबसे कॉमन एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में भी, जब हम किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं कि हमारे बिजनेस को, हमारी शॉप को मैनेज करे, उसे एम्प्लॉय कह दें या मैनेजर कह दें, एक ही बात है। तो जो एम्प्लॉय या मैनेजर होता है वो कौन है? एजेंट है। और जो बिजनेस का मालिक है वो कौन है? वो प्रिंसिपल है। ये एग्जांपल याद रखेगा, आपके कैफ 7 में भी एग्जांपल यूज होगी कि जब भी कोई ओनर किसी एम्प्लॉय या मैनेजर को अपॉइंट करता है और उसे कहता है मैं घर जा रहा हूं और मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इस दुकान को संभालना है, तो जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया, जो एम्प्लॉय है, जो मैनेजर है, जो रन करेगा शॉप को ओनर की गैर मौजूदगी में, वो कौन है? वो एजेंट है। और जो ओनर घर बैठा है वो प्रिंसिपल है। अब ये एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक शॉप को मैनेज करे। ये 3 एग्जांपल्स हैं। क्लियर होगी एग्जांपल? अच्छा, आगे चलते हैं।
एजेंट कौन अपॉइंट हो सकता है और प्रिंसिपल कौन हो सकता है, कौन एजेंट हो सकता है, कौन प्रिंसिपल हो सकता है। देखिए इसमें रूल ये होता है, लॉ, ये रूल ऑफ लॉ ये है, एक्ट ऑफ एजेंट आर कंसीडर्ड टू बी एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल, एक्ट्स ऑफ एजेंट आर कंसीडर्ड एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, यानी एजेंट जो भी काम करेगा असल में वो किसका काम समझा जाएगा, प्रिंसिपल का। समटाइम ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे दुकान में बर्गर खाने के लिए गए, वहां पे एम्प्लॉय ने आपको ऐसा बर्गर दिया जो कि ठीक नहीं था, ठीक है, उसमें जो मीट या चिकन वगैरह इस्तेमाल हुआ वो फॉर एग्जांपल एक्सपायर्ड था, ठीक है, इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह था। आप मुझे ये बताइए, आप जो लीगल केस फाइल करेंगे वो उस एम्प्लॉय के खिलाफ फाइल करेंगे या उस दुकान के ओनर के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ। हालांकि वो एम्प्लॉय ने हालांकि बनाया जो है बर्गर, वो हो सकता है जो प्रिंसिपल है, मालिक है, वो तो घर बैठा हो और उसने, लेकिन याद रखिए एक्ट्स ऑफ एजेंट आर एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। इसीलिए जो एजेंट जो भी काम करेगा उसे क्या समझा जाएगा, प्रिंसिपल, एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो फिर मुझे ये बताइए, अगर एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट थर्ड पार्टी और एजेंट के दरमियान में होगा या थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान में, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान में। ठीक है, ये अहम कंसेप्ट है पूरी एजेंसी में, जो सबसे अहम कंसेप्ट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो है ना, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर खड़ा है, वो ये है, एक्ट ऑफ एजेंट आर कंसीडर्ड टू बी एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। ये बात समझ आ गई आपको। अब आगे देखते हैं, एजेंट कौन हो सकता है, प्रिंसिपल कौन हो सकता है। और इस कंसेप्ट को, इसको पढ़ते हुए ये ध्यान में रखना है कि एजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट लीगली कॉन्ट्रैक्ट किन पार्टी के दरमियान में हो रहा है, प्रिंसिपल और थर्ड। इसका मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल के लिए जरूरी है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, एजेंट के लिए जरूरी नहीं है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना। एजेंट के लिए जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, लीगली कॉन्ट्रैक्ट तो उसका हो ही नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में। तो इसीलिए प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल वो कोई भी बंदा बन सकता है सिवाय माइनर और अनसाउंड माइंड के, क्योंकि ये इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल के बनने के लिए कोई भी बंदा सिवाय माइनर और अनसाउंड माइंड के, माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड वाला बंदा प्रिंसिपल नहीं बन सकता। ठीक है, बाकी कोई भी प्रिंसिपल। और एजेंट कौन पॉइंट हो सकता है, कोई भी। क्या माइनर भी एजेंट पॉइंट हो सकता है, यस। क्या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी एजेंट पॉइंट हो, यस। लेकिन ये क्यों पॉइंट हो सकते हैं, ये क्यों पॉइंट हो सकता है, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट, ये तो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट इनके बिहाफ पे हो भी नहीं रहा, असल में तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल मेन पार्टी है ना, मेन पार्टी, इसका कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। इसमें उन्होंने कहा कि आप माइनर या अनसाउंड माइंड प्रिंसिपल नहीं हो सकता, हाँ माइनर या अनसाउंड माइंड एजेंट हो सकता है। और अगर वो एजेंट है तो उन्हें एक बेनिफिट हासिल है, माइनर को क्या बेनिफिट हासिल है, कि उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो चाहे नेग्लिजेंस का मुजाहरा करे, चाहे अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे। जनरल रूल है कि जब किसी पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया जाता है और वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, तो एक्सीड करने की वजह से जो नुकसान हो उससे नुकसान कंपनसेट करवाया जाएगा। जनरल रूल क्या है कि अगर किसी को एजेंट अपॉइंट किया जाता है और वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, तो प्रिंसिपल को जो नुकसान हुआ वो एजेंट भरेगा, क्योंकि उसका कसूर है, उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, उसने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया। लेकिन अगर माइनर को एजेंट अपॉइंट किया तो क्या माइनर को एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, यस। लेकिन अगर माइनर को एजेंट अपॉइंट किया और वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, वो नेग्लिजेंस का मुजाहरा करता है, वो 1 रुपया भी कंपनसेट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हमारा कंप्लीट कंसेप्ट ये बना कि प्रिंसिपल जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, माइनर और अनसाउंड माइंड प्रिंसिपल नहीं हो सकते। ठीक है, माइनर और अनसाउंड माइंड एजेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें उनको पॉइंट नहीं करना नहीं चाहिए, हो सकते हैं करना नहीं चाहिए। प्रिंसिपल के केस में तो एजेंट और माइनर हो ही नहीं सकते ना, माइनर और अनसाउंड माइंड प्रिंसिपल हो ही नहीं सकते। माइनर और अनसाउंड माइंड एजेंट हो सकते हैं, लेकिन इनको होना नहीं, क्योंकि इनके होने में नुकसान है प्रिंसिपल का। अगर इन्होंने कोई गड़बड़ कर दी तो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब स्टडी करते हैं अथॉरिटी ऑफ एजेंट। अथॉरिटी ऑफ एजेंट, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, हमने उसे क्या काम कहा, क्या जिम्मेदारी दी कि ये काम करो, जो भी उसको काम दिया गया वो उसकी अथॉरिटी है।
वो उसकी अथॉरिटी है। जैसे हमने उसे कहा कि ये घर बेच दो, तो अब उसकी अथॉरिटी है क्या, उस घर को बेच सकता है, इसकी अथॉरिटी है। हमने उसे कहा हमारी गाड़ी बेचना चाहते, हमने कहा हमारी गाड़ी बेच, उसके पास अथॉरिटी है क्या, वो गाड़ी को बेच सकता है। तो वो अथॉरिटी ऑफ एजेंट। लेकिन इसकी अथॉरिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला है एक्सप्रेस अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो मैंने अल्फाज से क्लियरली लिखत पढ़त में या बोल के बताया, भाईजान आप गाड़ी को बेच दीजिए, आप मेरी गाड़ी को, बाइक को, घर को बेच दीजिए। ये है एक्सप्रेस अथॉरिटी जो मैंने अल्फाज में इनको दे दी। लेकिन याद रखिए एक्सप्रेस अथॉरिटी इन इटसेल्फ इनकम्प्लीट है। एक्सप्रेस अथॉरिटी में हमेशा इम्प्लाइड अथॉरिटी इंक्लूड की जाती है, क्योंकि हर केस की सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी वाला काम करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरे काम करने पड़ते हैं। जैसे फर्ज कीजिए मैंने इनको कहा कि गाड़ी बेच दीजिए, ठीक है, और मैं दूसरे दिन इनके जो वर्कशॉप है उधर गया तो पता चला ये उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई रिपेयरिंग क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा सर वो गाड़ी को ज़रा ठीक करना है, उसको पेंट शेंट कर ले, जो ज़रूरी चीज़ें बेचने के लिए है, ताकि कस्टमर आए गाड़ी को अच्छी कंडीशन में देखेगा, अच्छी प्राइस दे के जाएगा, गाड़ी जल्दी बिकेगी। अब मैंने इन्हें गाड़ी बेचने की अथॉरिटी दी है, गाड़ी की रिपेयरिंग की रिकंडीशनिंग करने की अथॉरिटी नहीं दी। क्या ये गाड़ी की रिपेयरिंग रिकंडीशनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेन अथॉरिटी पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है, इसके बगैर वो मेन अथॉरिटी अपनी मेन ड्यूटी पूरा नहीं कर सकते। इसको कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी ऐसी अथॉरिटी जो मैंने अल्फाज के ज़रिए से इनको नहीं दी, लेकिन हालात और वाक़यात सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ऐसे हैं कि इसके बगैर वो ये काम कर भी नहीं सकते। तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। ये ना सिर्फ एक्चुअल अथॉरिटी एक्सप्रेस अथॉरिटी वाला काम कर सकते हैं, बल्कि ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी वाला काम भी कर सकते हैं। लॉ ये कहता है कि जब आप किसी को एक्सप्रेस अथॉरिटी देते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उसे इम्प्लॉयड अथॉरिटी भी ट्रांसफर होती है। यानी आपने क्लियरली उसको वो अथॉरिटी नहीं दी, लेकिन वो बंदा काम कर सकता है, बाइंडिंग होंगे। अब अगर ये रिपेयरिंग करवा देता है उसके बाद गाड़ी को बेचता है, तो क्या इनके रिपेयर का खर्चा, कमीशन के अलावा रिपेयर का खर्चा मैंने इनको अदा करना है? बिल्कुल करना है। मैंने ये नहीं कह सकता भाई तुमने तो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, मैंने तो नहीं तुम्हें कहा था रिपेयर का, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैं नहीं कह सकता। क्यों? ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी। तो जो एक्चुअल अथॉरिटी होती है ना किसी भी, उसमें एक्सप्रेस अथॉरिटी भी शामिल होती है, इम्प्लॉयड अथॉरिटी भी। एजेंट ये दोनों काम कर सकता है। एक्सप्रेस अथॉरिटी तो वो होगी जो आपने अल्फाज के जरिए से रिटन फॉर्म में या बोल के उसको दी। इम्प्लॉयड अथॉरिटी जो है वो रिटन फॉर्म में एग्री नहीं होती, बल्कि ये हमेशा सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से डिराइव की जाती है, वहां से पता चलती है। अब अगर मैंने घर बेचने को कहता हूँ, ठीक है, और ये घर की सफाई सुथराई करवाते हैं, क्या ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी है? इम्प्लॉयड अथॉरिटी, ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से। लेकिन याद रखें लॉ ये कहता है इसमें सिर्फ वही एक्ट आएंगे जो नेसेसरी होंगे, जो नेसेसरी होंगे आपका मेन टास्क पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब है किसी भी पर्सन की जो अथॉरिटी होती है उसमें एक्सप्रेस अथॉरिटी तो है ही है किसी एजेंट की, उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयड अथॉरिटी भी शामिल है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का कंसेप्ट समझ आया? और ये ध्यान में रखिएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट में ढूंढेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगी। जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना एजेंट अपॉइंट करने का, उसमें आपको सिर्फ एक्सप्रेस अथॉरिटी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाला कंसेप्ट एजेंट के टॉपिक में इतना अहम नहीं है, पार्टनरशिप के टॉपिक में ये ज़्यादा अहम है, क्योंकि पार्टनरशिप में उसने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंसी वाले टॉपिक में जब हम डिसीजन करना होता है ना कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कोई एक्ट शामिल है कि नहीं, तो हमें केस की नेचर के हिसाब से देखना होता है। लेकिन जब पार्टनरशिप में डिसीजन करना होता है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है कि नहीं है, हमें एग्जाम्पल को सामने रखते हैं। पार्टनरशिप में निस्बतन आसान है। क्यों भला? पार्टनरशिप में ये डिसाइड करना आसान है या एजेंसी में कि कोई एक्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है कि नहीं? किसमें? पार्टनरशिप में। कैसे आसान है भला? उसमें उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। कुछ एग्जांपल है जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है पार्टनर्स की, कुछ अथॉरिटी हमें अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन एजेंसी में आपको जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है।
मैंने इन भाईजान को कहा, फर्ज कीजिए ये सियालकोट में हमारा एजेंट है और हमारे बाइक्स जो हैं वो हम यहाँ जो बच्चों के लिए बाइसिकल जो है वो बेचते हैं। अब मैंने इनको बाइसिकल्स भेजी, ये उनकी पैकिंग वगैरह करते हैं और सियालकोट में लोकल लेवल पे एडवर्टीजमेंट करते हैं। मैंने इनसे कहा भाईजान मैंने एडवर्टीजमेंट करने की अथॉरिटी तो आपको नहीं दी, मैंने पैकिंग करने की अथॉरिटी तो नहीं दी, क्या ये एडवर्टीजमेंट करना, पैकिंग करना एक्चुअल एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है? क्या इनकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन ये आगे फर्ज कीजिए वहां पे मैंने इन्हें कहा कि कैश में सेल करनी है और आगे उन्होंने उधार पे सेल करना शुरू कर दिया, क्या अब ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी है? ये नहीं है। अब इन्होंने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। अब अगर कोई बैड डेट हो जाते हैं किसी को उधार सेल की तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? एजेंट के ऊपर होगी। एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे और कोई नुकसान हो जाए, जिम्मेदार कौन है? वो फिर एक्ट ऑफ प्रिंसिपल नहीं समझा जाएगा। एक्ट ऑफ प्रिंसिपल वही समझा जाएगा जो उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए किया। फिर अथॉरिटी इन इमरजेंसी, ये यूं समझ लीजिए एक्सेप्शन है एक्सीडिंग अथॉरिटी की। नॉर्मल रूल क्या है? एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं, एजेंट लायबल है। एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा, कौन लायबल है? एजेंट लायबल है। लेकिन फर्ज कीजिए कि इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुई, इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुई। आपको पता है वो क्लासिक एग्जांपल क्या है? वो हम आम बेचते थे, ठीक है, फैसलाबाद, और रास्ते में एजेंट को भेजा, हमने कहा उधर जाके फैसलाबाद जाके आम बेचना। रास्ते में उसे लगा कि आम खराब हो रहे हैं और फैसलाबाद तक जाते जाते बिल्कुल खराब हो जाएंगे। अब अगर वो ये सोचे कि मुझे तो प्रिंसिपल ने कहा है कि फैसलाबाद जाके बेचते, मैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आंखें बंद करके अमल करूंगा, तो क्या सही करेगा वो? नहीं, दुनिया का कोई बंदा नहीं कहेगा कि वो सही कर रहा है। ये है अथॉरिटी इन इमरजेंसी। लॉ क्या कहता है? अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो एजेंट के पास पूरी अथॉरिटी है, वो हर वो काम कर सकता है, वो हर वो काम कर सकता है, एजेंट हर वो काम कर सकता है जो प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी हो, जरूरी हो। वो अगर चाहे तो वहीं पे ऑन द स्पॉट ये सारी जो हमारी प्रोडक्ट्स थी, गुड्स थी, उसको सेल कर सकता है। इस सिचुएशन में भी उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, अथॉरिटी से एक्सीड किया, लेकिन यहाँ पे लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है और लॉ कहता है इसका एक्ट प्रिंसिपल पे बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुए थे, ठीक है, और उसने नुकसान से बचाने के लिए प्रिंसिपल को ये एक्ट किया। लेकिन इसकी आपको पता है 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। एक रियल इमरजेंसी, रियल इमरजेंसी हो, एजेंट अनएबल टू कॉन्टैक्ट हो, उसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, प्रिंसिपल वो नहीं कर सकता, और तीसरा उसने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में डिसीजन लिया है, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं कि उधर मुझे यहाँ पे ज्यादा कमीशन मिलेगा इसलिए बेच दिया, हालांकि प्रोडक्ट ठीक थी लेकिन यहाँ पे ज्यादा कमीशन मिला, ऐसे नहीं, बल्कि प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में उसको नुकसान से बचाने के लिए डिसीजन लिया गया हो। इसकी कंडीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अथॉरिटी इन इमरजेंसी अहम क्वेश्चन है, और ये फोर्थ अथॉरिटी भी अहम है। ये फर्स्ट सेकंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, और ऑस्टेंसिबल या अपेरेंट अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल या अपेरेंट अथॉरिटी क्या होती है? एजेंसी बाय एस्टॉपल, याद है? एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या कंसेप्ट है एजेंसी बाय एस्टॉपल का? अगर एक बंदा हमारा झूठ मूठ का एजेंट बन जाए, एजेंट बन जाए, तो हम एग्जाम्पल के साथ, अगर हम कोई बंदा हमारा एजेंट नहीं है, कोई पर्सन हमारा एजेंट नहीं है, हमने उसे दूसरे लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया एज एजेंट, हालांकि हमारा एजेंट नहीं, हमने दूसरे लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया एज एजेंट, और अब अगर वो कोई एक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है हमारे बिहाफ पे दूसरे लोगों के साथ, बताइए उसका वो एक्ट हमारे ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं? लॉ कहता है बाइंडिंग है, हालांकि असल में वो हमारा एजेंट नहीं था, हमने तो वैसे ही रिप्रेजेंट किया, लेकिन लॉ कहता है आपने ये रिप्रेजेंटेशन दे दी जब, और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे लोगों ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो आप बाइंडिंग है। अब आप बैकआउट नहीं हो सकते अपनी, बैकआउट नहीं इस स्टेटमेंट से कि ये मेरा एजेंट नहीं है, ये मेरा एजेंट नहीं है।
क्लियर? अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम केस स्टडी सामने रख के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें तो मैंने आपको बताया ना, प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंट किया किसी पर्सन को कि ये हमारा एजेंट है। अब एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, जरा सुनिएगा। एजेंट ने अपने आप को कहा कि मैं इस प्रिंसिपल सामने बैठा है, एजेंट ने कहा मैं इस प्रिंसिपल का एजेंट हूं, और ये प्रिंसिपल साइलेंट रहता है, कोई स्टेटमेंट नहीं देता, ना नहीं करता। अब अगर मैं कोई एग्रीमेंट करता हूं, इनके ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं? बाइंडिंग है। ये बात समझ आ रही है ना? ये एजेंसी बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है कि अब बज़ाहिर मेरी अथॉरिटी में ये आ गया, एक्चुअली मैं एजेंट नहीं हूं, ठीक है, लेकिन चूंकि रिप्रेजेंटेशन दे दी जो इन्होंने निगेट नहीं की, तो मेरे पास ये अथॉरिटी आ गई। अब जो मैं एग्रीमेंट करूंगा इनके ऊपर बाइंडिंग होगा। अब एक और केस सुनिए। मैंने अपने आप को एजेंट रिप्रेजेंट किया इनका, और केस स्टडी में ये नहीं लिखा हुआ कि इनकी प्रेजेंस में किया कि नहीं किया, इनको पता ही नहीं है। इनको मैंने अपने आप को इनका एजेंट रिप्रेजेंट करके एग्रीमेंट कर लिया थर्ड पार्टी के साथ। बताइए ये एग्रीमेंट इनके ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं? इनको नहीं पता। अगर इनको पता है तो फिर ये, और इन्होंने उसको निगेट नहीं किया, तो फिर ये एग्रीमेंट इनके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इनको नहीं पता तो फिर इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इनके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या? ये चाहे तो उसको रेटिफाई करें, चाहे रेटिफाई ना करें। अगर रेटिफाई नहीं करते तो यहीं पे बात खत्म। अगर ये रेटिफाई करते हैं तो फिर याद रखें ये एग्रीमेंट ऐसे हो जाएगा जैसे इनकी अथॉरिटी के साथ ही हुआ था और इनके ऊपर बाइंडिंग होगा। भाई ये एग्जांपल समझ आई? फिर से सुनिएगा। एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एक बंदा, असल में रिलेशनशिप नहीं एजेंसी प्रिंसिपल का, लेकिन एक पर्सन ने अपने आप को दूसरे पर्सन का एजेंट रिप्रेजेंट किया और थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया। क्वेश्चन ये है कि ये एग्रीमेंट इनके ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं। हम पहले ये देखेंगे कि प्रिंसिपल को अगर इसका नॉलेज था और इसने इसको निगेट नहीं किया तो फिर ये एजेंसी बाय एस्टॉपल का केस बन जाएगा, ये बाइंडिंग है। लेकिन अगर इनको नॉलेज नहीं था और बाद में पता चला ये तो कोई बंदा अपने आप को मेरा एजेंट कहता फिरता है और लोगों के साथ एग्रीमेंट करता फिर रहा है, तो इनके पास ऑप्शन है, चाहे उस एग्रीमेंट को रेटिफाई करें चाहे ना करें। अगर ये उस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं करते तो इस एग्रीमेंट की लायबिलिटी इनके ऊपर नहीं है, एजेंट के ऊपर है। और अगर ये इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर देते हैं तो फिर इसकी लायबिलिटी किसके ऊपर चली जाएगी? प्रिंसिपल। और ये ऐसा एक्ट हो जाएगा जैसे स्टार्ट में ही इनकी अप्रूवल के साथ हुआ। ये एग्जांपल समझ आई कि नहीं आई? ये आई कि आपने 2-3 दफा इस तरह की केस स्टडी पूछी हुई है। ये एग्जांपल सही तरीके से समझ आ गई ना हमें? पक्की बात, आगे चले। अच्छा, अब यही बात कर, ये टिप आपको, ये कंसेप्ट खत्म हो गया। सिर्फ ये ज़हन में रखिएगा, एजेंट के केस, ये सारे का सारा कंसेप्ट एजेंसी वाले टॉपिक में भी है और पार्टनरशिप वाले टॉपिक में भी है। लेकिन फर्क सिर्फ यह, एजेंसी वाले टॉपिक में ये दो कंसेप्ट ज्यादा अहम है, जबकि पार्टनरशिप वाले टॉपिक में ये भी अहम है, ये भी अहम है, और एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाला भी अहम हो जाएगा। इनकी एग्जांपल्स भी अगर सेम हो जाए, हाँ बिल्कुल, वो एक और भी केस था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो मैं पार्टनरशिप वाले में डिस्कस करूंगा, वो मैंने रखी हुई एग्जांपल, वो हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फर्ज कीजिए कि प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है और रिप्रेजेंटेशन एजेंट ने नहीं दी, मैंने नहीं कहा कि मैं इनका एजेंट हूं, इन भाईजान ने कहा कि जी ये मिस्टर ए मिस्टर बी के एजेंट हैं, मैं भी चुप रहा और ये भी चुप रहे, तो बताइए ये एजेंसी बाय एस्टॉपल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? ये मेरी तरफ से भी एक्सेप्टेंस समझी जाएगी, इनकी तरफ से भी एक्सेप्टेंस समझी जाएगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला लफ्ज भी था, मैंने रिप्रेजेंटेशन दी, ठीक है, और इन पार्टी ने एक्ट किया, ये है डायरेक्ट। अगर मैंने इनको रिप्रेजेंटेशन दी, इन्होंने आगे किसी मिस्टर सी को कह दिया और मेरा मिस्टर सी के साथ एग्रीमेंट हुआ, अब मैंने मिस्टर बी को कहा था कि मैं एजेंट हूं, सी को नहीं कहा था मैं इनका एजेंट हूं, लेकिन बी ने आगे सी को बता दिया, क्या सी के साथ जो मेरा एग्रीमेंट हुआ है वो समझा जाएगा कि मैंने सी को भी रिप्रेजेंटेशन दी है? अल्लाह कहता है यस।
रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, वो दोनों तरह से अप्लाई हो सकती है। चलिए अब ये केस स्टडी टिप्स ध्यान में रखिएगा, ये आपको केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगी। वो कह रहा है अगर कोई एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, और अगर कोई एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, प्रिंसिपल लायबल होगा उसके एक्ट के लिए। अगर नॉर्मली नहीं लायबल होता, परेशान नहीं होना, नॉर्मली लायबल नहीं होता, लेकिन ये एक्सेप्शन बताने लगा हूं। ये क्या करने लगा हूं कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, प्रिंसिपल लायबल होगा। आपने देखना है पहली चीज, प्रिंसिपल रेटिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर रेटिफाई कर रहा है तो प्रिंसिपल लायबल है, वरना लायबल नहीं। आपने दूसरी चीज देखनी है, ये इमरजेंसी का केस तो नहीं है। अगर इमरजेंसी का केस है तो फिर प्रिंसिपल लायबल है, वरना नहीं। और आपने देखना है कि थर्ड पार्टी को एक्चुअल अथॉरिटी का नॉलेज था कि नहीं था, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, यानी थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि इसका अथॉरिटी है कि नहीं, थर्ड पार्टी इनोसेंट है, तो फिर प्रिंसिपल लायबल है। लेकिन वो फिर बाद में, थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन बाद में वो एजेंट से ले लेगा। और अगर थर्ड पार्टी को पता था कि मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं ये है, तो फिर एजेंट लायबल है। नहीं समझ आई बात की? नहीं, एग्जाम्पल मुश्किल होगी। ना 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 ना, ना। मैंने भाईजान से कहा कि भाईजान मेरी बाइक है, इसको आपने 50,000 से कम में नहीं बेचना, 50,000 से कम में नहीं बेच। इन्होंने 40,000 में बाइक बेच दी। बाइक 40,000, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। क्या ये ट्रांजैक्शन मेरे ऊपर बाइंडिंग है, या मैं इनसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा निकलवा सकता हूं? अब ये क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शन डिपेंड। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल, अगर तो मैं कह दूं अच्छा यार चलो ठीक है, मैंने 50,000 का था, तुमने 40,000 की बेच दी, चलो मेरी जान तो छूटी, ठीक है 40,000 दे दो। अगर मैं रेटिफाई कर दूं तो फिर ये मेरे ऊपर बाइंडिंग है, इन्होंने मुझे ऊपर 10,000 नहीं देना, जो अथॉरिटी से एक्सीड करने की वजह से नुकसान हुआ। लेकिन मैंने कहा मैं क्यों अथॉरिटी, मैं रेटिफाई क्यों करूं? मुझे तो 50,000 का था, 50,000 में बेचना था, तुमने 40 में क्यों बेचा? मैंने रेटिफाई नहीं किया। अब देखा जाएगा ये इमरजेंसी की सिचुएशन तो नहीं है, ठीक है। वो कहे सर अभी गवर्नमेंट ना लॉ पास करने वाली थी जिसके मुताबिक जो सेकंड हैंड व्हीकल्स है ना, इनकी सेल परचेज खत्म होने वाले थे, तो फिर तो आपकी बाइक बिकती ना, पड़ी जो है वो सड़ जाती, तो मैंने तो इसीलिए जल्दी में इसको बेच दिया आपको नुकसान से बचाने के लिए। अब मैं देखूंगा अगर ये वाकई ही ऐसा है, इमरजेंसी सिचुएशन है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सर मैंने 2-3 दफा कॉल की है, आपका मोबाइल जो है वो ऑफ था, फॉर एग्जाम्पल। अब अगर ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, फिर भी ये मेरे ऊपर बाइंडिंग है, अब मैं इनसे 10,000 रुपये अपना क्लेम नहीं कर सकता। अब फर्ज कीजिए ना मैं इसको रेटिफाई करता हूं, ना ये इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसका मतलब इन्होंने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया और ये बाइंड, और ये जिम्मेदार हैं 10,000 के। अब अगला क्वेश्चन, क्या मैं ये दो ऑप्शंस मुझे बताइएगा। पहली ऑप्शन मैं ये चाहता हूं कि इनसे 10,000 रुपया निकलवाऊं, दूसरी ऑप्शन मैं ये चाहता हूं बाइक वापस ले लूं जो इन्होंने बेच दी है। बाइक, क्या मैं बाइक वापस ले सकता हूं? क्या मैं बाइक वापस ले सकता हूं? डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं। अगर थर्ड पार्टी को पता था कि मैंने इसे कहा 50,000 से कम में ना बेचना, फिर भी वो 40,000 का एग्रीमेंट कर लिया, इसका मतलब थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं है, अब मैं ये बाइक वापस ले सकता हूं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि मैंने इसकी अथॉरिटी क्या रखी हुई है, तो उसने तो एग्रीमेंट बाइंडिंग है, एग्रीमेंट बाइंडिंग है। अब मैं प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट के मुताबिक पाबंद हूं इनको बाइक बेचने का, लेकिन याद रखें मेरे पास स्टिल एक रास्ता लाने दिया है, क्या? मैं जो 10,000 रुपया है वो इनसे रिकवर करवाऊंगा, क्योंकि ना तो मैंने रेटिफाई किया और ना ही मैं इमरजेंसी की सिचुएशन थी। ये बात समझ आई कि नहीं? ये मैक्सिमम सिचुएशन है जो एजेंसी वाली केस स्टडी में वो आपको टेस्ट कर सकता है 3। इनको एक एक को ध्यान से आपने समझना है। रेटिफिकेशन वाली बात समझ ली, इमरजेंसी वाली बात समझ ली, थर्ड पार्टी को पता है कि नहीं है ये बात भी समझ ली। चलिए, अगर थर्ड पार्टी को पता था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर सकते हैं, वरना कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा, एजेंट से पैसे निकलवा लेंगे हम जो नुकसान हुआ। ये क्लियर? एजेंसी वाला टॉपिक हमारा चैप्टर इतना ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको?
अब चलते हैं पार्टनरशिप की तरफ। ठीक है, पार्टनरशिप किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके बिजनेस करें तो उसे क्या कहेंगे हम? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डेफिनेशन याद है ना आपको? पूछेगा नहीं एग्जाम में वैसे कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। और फिर हमने इस डेफिनेशन में से कुछ एसेंशियल्स निकाले थे, एसेंशियल्स निकाले थे कुछ, हाँ सारे एसेंशियल्स डेफिनेशन में से सारे एसेंशियल आ गए थे। चले, वैसे आपका पार्टनरशिप का कंसेप्ट तो पता है ना, प्रैक्टिकली आपको पता है हम तीन तरह से बिजनेस करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। कंपनी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो तो कैफ 7 में पढ़ना है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लॉज हैं वो हमारे सिलेबस में है और कुछ अदर लॉज हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेसिकली और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये दो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं, जबकि पार्टनरशिप का टॉपिक है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर हम प्रैक्टिकली एज ए पार्टनर लोगों के साथ मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो उस पर क्या क्या लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनरशिप है भी कि नहीं। कुछ बिजनेस ऐसे होता है बज़ाहिर दिखने में लगता है पार्टनरशिप होते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर दिखने में लगता है कि पार्टनर है, असल में पार्टनर होते नहीं है। इसीलिए उसने सबसे पहले हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन से कहा भाई पहले ये डिसाइड कर लो कि बिजनेस पार्टनरशिप है भी कि नहीं, ये बंदा पार्टनर है भी कि नहीं, ये डिसाइड कर लो। तो सबसे पहले उसने डेफिनेट और एसेंशियल्स, एसेंशियल्स में क्या क्या, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अच्छा बताइए एग्रीमेंट रिटर्न में होना लाजमी है ना? नहीं 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 नहीं, ये रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। बेहतर ये रिटर्न में हो, लेकिन रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अच्छा बताइए एग्रीमेंट जिस भी किस्म का हो, रिटर्न हो या वर्बल हो, उसमें कुछ चीजें एग्री होना जरूरी है। वो चीजें कौन सी हैं? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, शाबाश। और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा। अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट या कमीशन वगैरह मिलना है तो वो भी लिखा होगा, पार्टनरशिप का नाम लिखा होगा, ऑफिस किस जगह पे है वो लिखे होंगे, बिजनेस क्या करना है वो लिखा होगा। हाँ जी, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बने वो पार्टनरशिप है। अगर अकेला बंदा हो, अकेले बंदे ने 10 मुलाजिम रखे, पार्टनरशिप है कि नहीं? पार्टनरशिप नहीं है। अकेले बंदे ने 10 मुलाजिम रखे, पार्टनरशिप क्यों? मालिक एक ही है, मालिक के 2 या उससे ज्यादा होने जरूरी हैं। काम वर्कर चाहे 1000 हो, मालिक एक है तो वो पार्टनरशिप नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप है। एसोसिएशन 2 और मोर पर्सन समझ आ गए? 2 से लेके नॉर्मली पार्टनरशिप में कितने तक होते हैं? 20 तक। लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें 20 से कम होते हैं, एक केस ऐसा भी था जिसमें 20 से ज्यादा होते हैं। प्रोफेशनल फर्म्स, तो बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है कि नहीं? डॉक्टर प्रोफेशनल है कि नहीं? और एमबीए प्रोफेशनल, एग्जांपल बड़ी थी ना हमने। पार्टीज मस्ट एग्री, आगे चल, पार्टी मस्ट एग्री टू, पार्टीज आपस में एग्री करें कि वो बिजनेस चलाएंगे। क्या चलाएंगे? बिजनेस चलाएंगे। बिजनेस होगा तो पार्टनरशिप होगी, बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप भी नहीं। अच्छा, 2 लोग मिलके आपस में ये कहते हैं कि हम मिलके ऐसा करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिनिश गुड बेचेंगे और फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे। ये पार्टनरशिप है, बिजनेस है, पार्टनरशिप है। अच्छा, और अगर 2 लोग कहें हम आपस में मिलके लोगों से डोनेशन इकट्ठा करते हैं और पुअर लोगों की हेल्प करेंगे, चैरिटी पर्पस बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट पर्पस ही नहीं होता। प्रॉफिट नहीं तो पार्टनरशिप, ठीक है। और एक रेंटल इनकम, शाबाश, रेंटल। अगर 2 लोग मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जो भी उससे रेंट आता है उसको आधा आधा बांट देते हैं, क्या ये बिजनेस है? नहीं। पार्टनरशिप है? नहीं, ये ओनरशिप है। लॉ ये कहता है कि प्रॉफिट बिजनेस का मतलब है कि आपने प्रॉफिट शेयर करना है। डेफिनेशन में लिखा था, who have agreed to share profits of a business। क्या डोनेशन वाले जब प्रॉफिट होता है? वो तो होता ही नहीं है, ठीक है, उनका तो काम ही नहीं है, बिजनेस शायद ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। और जब हम प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम शेयर कर रहे होते हैं उसमें टेक्निकली रेवेन्यू शेयर हो रहा होता है,
प्रॉफिट नहीं हो रहा था। प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप भी नहीं है। भैया क्लियर हो गया? फिर हाँ, सबसे अहम एसेंशियल जो आई कैप ने सबसे ज्यादा दफा पूछा हुआ है, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आई कैप 3 क्वेश्चन पूछता है। पहला, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो वो पूछेगा कि एसेंशियल्स को रिप्रोड्यूस, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप रिप्रोड्यूस, पार्टनरशिप को डिफाइन कर दें और एसेंशियल्स रिप्रोड्यूस कर दें, हम एसेंशियल्स छाप देंगे। क्लियर? आपने सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि किसी एसेंशियल को इतना ज्यादा ना खींच दें कि बाकी के एसेंशियल्स कुर्बान हो जाए, ऐसे नहीं करना, बल्कि रीजन है, हाँ सारे लिख के एक दो तो नहीं। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे कहेगा, बताइए वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो होती है, वो पार्टनर्स नहीं होते। वो अच्छे एग्जाम्पल थे हमारे, ये अभी पढ़ाने लगा हूं। तीसरा सवाल क्या पूछता है, अगर हमारी किस्मत थोड़ी थोड़ी उस दिन हमारे हक में ना हुए तो वो कहेगा कि ये सिचुएशन है, बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन इतना भी नहीं, आप बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं अगर आपको एसेंशियल्स याद आ जाए उस वक्त, अगर अच्छा याद किया होगा आपने। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैंने 3 तरह के क्वेश्चन सेशन में पूछा, तीनों बता दिए ना। अब वापिस आते हैं, कहे देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, पार्टनर्स के दरमियान में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। एग्री करते हैं? yes, अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, डेफिनेशन में उसने कहा पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ लॉस की बात तो की ही नहीं है। जरूरी नहीं है, ये प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, लॉस शेयरिंग होना जरूरी नहीं है। क्या दुनिया में कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसको प्रॉफिट शेयर ना किया जाए? नो। क्या दुनिया में कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसको लॉस शेयर ना किया जाए? यस। तो याद रखिए, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, लॉस शेयरिंग नहीं। अच्छा, आप सुनिए, लॉस शेयरिंग जरूरी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। लेकिन हर बंदा जिसके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाता है वो पार्टनर नहीं। जरूरी नहीं कि हर वो बंदा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्सन के साथ लॉस शेयर नहीं किया जा रहा लेकिन वो पार्टनर हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्सन के साथ प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है और वो पार्टनर नहीं है? उलट वाला। अच्छे 6 लोग कौन कौन से थे? लैंडर था, यानी लैंडर को, जिससे जो सूद से बचना चाह रहा है, उधार देना चाह रहा है लेकिन सूद से बचना चाह रहा है, तो उसको सूद की बजाय प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया जाएगा। लैंडर, शाबाश। दूसरा, डिसीज्ड पार्टनर और उसके वाली वारसान, जब तक, आपको याद है ना, वो जब तक उनका अकाउंट सेटल नहीं होता उनको 2 ऑप्शन दी जाएगी, या इंटरेस्ट ले लो या प्रॉफिट ले लो, और वो अगर प्रॉफिट की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉफिट उन्हें दिया जाए, लेकिन वो पार्टनर, लैंडर पार्टनर नहीं है, डिसीज्ड पार्टनर माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसको भी प्रॉफिट मिलता है, वो पार्टनर नहीं है। ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट भी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, पार्टनर नहीं है। एम्प्लॉय या एजेंट, ये तो आपकी काउंटिंग है, ये सबसे पहले हक नहीं रहा किया काउंटिंग का आपने, आपको सबसे पहले ये एग्जांपल बतानी चाहिए थी कि प्रॉफिट का 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आफ्टर, ऐसा की डिस्काउंट होती है ना? नहीं होती क्या? के किसी मैनेजर एम्प्लॉय को प्रॉफिट का 10% रिम्यूनरेशन के तौर पे दिया जाएगा, क्या वो एम्प्लॉय पार्टनर बन जाता है? नहीं होता। और एक था सेलर ऑफ बिजनेस, बाज़ औक़ात बिजनेस बेचने वाला हमें कहता है कि अगले 5 साल तक प्रॉफिट का 10% मुझे देते रहना, अगर एग्री करते हो तो बिजनेस बेचता हूं, वरना नहीं बेचता। हम एग्री कर लें वो बिजनेस बेच दे, उसको प्रॉफिट का 10% दिया जा रहा हो, तो पार्टनर बन जाएगा? नहीं बनेगा। 6 एग्जाम्पल, 1 मिनट ठहरे जरा, मुझे भूल गई हैं। एक था लैंडर, एक था डिसीज पार्टनर, एम्प्लॉय था, और एक माइनर था, ट्रांसफरी था, और सेलर था। सेलर ऑफ बिजनेस, प्रीवियस ओनर कह लें। ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? इसमें मैंने आपको बहाने से लॉस वाला कंसेप्ट भी रिवाइज करवा दिया कि वो लॉस शेयरिंग लाजमी नहीं है, और बता सकते हैं जिसके साथ लॉस शेयरिंग नहीं करते वो पार्टनर हो तो उसको क्या कहते हैं?
नहीं, नॉमिनल नहीं, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। शाबाश, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। भैया एसेंशियल समझ आ गया आपको? म्यूचुअल एजेंसी अमंग पार्टनर के दरमियान में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए, ये तो भी पढ़ा। इस वजह से हमारा जो अथॉरिटी वाला कंसेप्ट है ना एजेंसी का, इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो एज इट इज पार्टनरशिप में भी अप्लाई हो जाता है। एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं हम। पढ़ा कंसेप्ट एजेंसी में, लेकिन अप्लाई एजेंसी में भी होता है, पार्टनरशिप में भी। क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है, एट द सेम टाइम पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। इस एसेंशियल की वजह से ये एसेंशियल बड़ा खतरनाक है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी इनका सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, कंपनी का होता है। इसी को दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर लॉस हुआ नहीं, डिफॉल्ट किया, तो अगर डेट को पे नहीं कर सके, अगर बिजनेस अपने डेट्स को पे नहीं, आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं भला? कि ओनर और बिजनेस अलग-अलग हैं। ओनर के अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन अलग है, बिजनेस की अलग है, लेकिन लॉ, ये अकाउंटिंग कहती है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। लॉ कहता है ये कंपनी के केस में तो हम मानते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पार्टनरशिप के केस में नहीं मानते। यानी अगर पार्टनर ने बिजनेस किया और लायबिलिटी इनकर की, बिजनेस में बैंक से लोन लिया और अदा नहीं कर सके, तो पैसे कौन अदा करेगा? पार्टनर। पार्टनर ये नहीं कह सकते सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, हमारी ट्रांजैक्शन सेपरेट, बिजनेस की सेपरेट। उस बिजनेस से पूछो, कहेगा बिजनेस कौन सा, तुम ही तो चला रहे थे, आ जाओ। तो याद रखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की क्या होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ आ रहे हैं? उसके घर से पैसे निकलवाएंगे, घर से बिल्कुल, उसके जायदाद सारी जब्त हो जाएगी, बिक जाएगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है। और ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन खास तौर पे एक्सेप्शन किसकी? इसकी। पार्टीज हु शेयर प्रॉफिट बट आर नॉट पार्टनर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम तीन तरह के केस बताए ना। एसेंशियल में से तीन तरह के सवाल पूछेगा, या एसेंशियल रिप्रोडक्शन, या पूछेगा ये वाला एक्सेप्शन बताओ कि जब वो प्रॉफिट शेयर होता है पार्टनर। यहां क्या पूछेगा? केस स्टडी में क्या रिक्वायरमेंट होगी? बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं, और बताया था आपको कैसे फैसला करना है। उसमें कुछ एसेंशियल मिसिंग। अच्छा, अब ना थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन होने वाली अगले 1-1.5 मिनट में, अटेंटिव होके बैठ जाए। लेकिन ये बात समझ आ गई ना, तो तीसरी केस स्टडी भी आपके लिए आसान हो जाएगी। एग्जाम में हो सकता है केस स्टडी में आपको कोई बिजनेस के पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे और पूछे बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं। जब आप केस को पढ़ेंगे ना, उसमें कुछ एसेंशियल्स पूरे हो रहे होंगे, प्लस जब केस को पढ़ेंगे, फर्ज कीजिए ये केस चल रहा, ये केस की उसने डिस्क्रिप्शन दी है, आपने एसेंशियल एंड में पूछा बताओ पार्टनरशिप है कि नहीं। आपने इसमें कुछ एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं, जैसे वो हो सकता है प्रॉफिट शेयर कर रहे हों, जैसे 2 से ज्यादा लोग हों, ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह वगैरह। कुछ एसेंशियल्स पूरे हो रहे होंगे, कुछ एसेंशियल्स पूरे नहीं हो रहे होंगे, और कुछ के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होगा। पहले बताएंगे, ये बात समझ आई? कुछ एसेंशियल्स क्वेश्चन में डिस्कस होंगे कि हैं, इक्का दुक्का कहेगा कि नहीं है, कुछ के बारे में साइलेंट होगा। जैसे फर्ज कीजिए ये 7 है ना, इसमें उसने कहा 3 यस है, क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया। एक के बारे में उसने कहा कि ये नहीं पूरा हो रहा, और बाकी के 3 के बारे में साइलेंट है। एक भी अगर नहीं पूरा हो रहा ना, एक की भी वायलेशन हो रही है, तो वो पार्टनरशिप नहीं। लेकिन आपने क्वेश्चन में बताना है कि ये 3 एसेंशियल पूरे हो रहे हैं,
और ये वाला एसेंशियल पूरा नहीं हो रहा, इसके पूरा ना होने की वजह से पार्टनरशिप नहीं है। इसके भी मार्क्स होंगे, जो एसेंशियल क्वेश्चन में पूरे हो रहे हैं ना, इसको निकाल के बताना एग्जामिनर को, इसके भी नंबर है। भाई बात समझ आ रही? अच्छा अब बताइए, 3 एसेंशियल पूरे हो रहे हैं, नेगेटिव कोई भी नहीं, और बाकी के 4 के बारे में साइलेंट है, तो पार्टनरशिप है कि नहीं? है, लेकिन साथ में assumption assuming that other essentials are also met, complete। ठीक है, अगर मार्क्स कम है तो सिर्फ इतनी लाइन लिख दे, मार्क्स ज्यादा है तो बाकी के एसेंशियल भी एक एक हेडिंग लिख दे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? साइलेंट होने का मतलब और स्पेसिफिकली ना का मतलब दोनों फर्क हैं, दोनों फर्क हैं। ये भाईजान मुझसे पूछे सर कल क्लास होगी, एक ऑप्शन है मैं साइलेंट हूं और एक मैं कह रहा हूं नहीं, तो दोनों का मतलब एक तो नहीं है ना, नहीं होगी नहीं, आप कुछ नहीं, आप कह सकते, हाँ कह सकते हैं अगर सर ने मजीद कुछ ना बताया तो हो सकता है कल क्लास। आप साइलेंट बताना ही चाह रहे हो, साइलेंट होने का मतलब कुछ और है और ना करने का मतलब कुछ और है। ना का मतलब ना, साइलेंट का मतलब मे बी यस मे बी नो, पार्टनरशिप हो सकता है हो सकता है ना हो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप को ओनरशिप, वो सवाल जो आई आपने कभी नहीं पूछा, लेकिन सिलेबस में है, आपको पता है, कवर तो करना है हमने, इस टर्न में आएगा, आ गया तो मुफ्त के नंबर है। डिफरेंस पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस बताएं, किससे पूछूं ये डिफरेंस बताएं। मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये भाई एंड वाले भाई, फॉर्मेशन बताइए, पार्टनरशिप और को ओनरशिप दोनों फर्क पता है ना? वो जो प्रॉपर्टी का रेवेन्यू शेयर कर रहे होते हैं वो कौन है? को ओनर, और जो बिजनेस चला रहे होते हैं उसके मालिक होता है पार्टनर। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की बेस पे बन रही होती है। को ओनरशिप में एग्रीमेंट, बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस चलाना मकसद होता है, को ओनरशिप में सिर्फ रेवेन्यू शेयर हो रहा होता है। आपको पता है प्रॉफिट कैसे आता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट जो आता है उसको शेयर करें वो बिजनेस है, डायरेक्ट रेवेन्यू शेयर कर देना वो बिजनेस नहीं। नंबर ऑफ पर्सन पार्टनरशिप में 2 से भी, इसमें उसने लिमिट बताई है, को ओनरशिप में लिमिट नहीं होते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में है, को ओनरशिप में है ही नहीं, प्रॉफिट तो रेवेन्यू है, इसमें तो रेवेन्यू शेयरिंग होगी। एजेंसी रिलेशनशिप पार्टनरशिप में होता है, को ओनरशिप में नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप, अच्छा को ओनरशिप में इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं पार्टनर, लेकिन पार्टनरशिप में बाकी पार्टनर की रजामंदी की जरूरत। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर, पहले बताएं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर में फर्क है कि एक ही है? वो पार्टनरशिप है, पार्टनर पार्टनर है। एक पार्टनरशिप में बहुत से पार्टनर्स हो सकते। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है 2। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको बताया ना कि आपने कभी नहीं पूछा और मुझे नहीं लगता पूछेगा, बाकी आपने याद कर लेना, जिम्मेदारी कोई नहीं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में और टाइप्स ऑफ पार्टनर भी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में। हाँ, इसमें से 2 कंसेप्ट ऐसे हैं जो वो केस स्टडी में जाके टेस्ट कर सकता है, लेकिन वो हम उधर दोबारा पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर, जो नाम से जाहिर है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर पर्पज के लिए की जाए। 2 साल तक की पार्टनरशिप हो सकती है, डैम बनाने तक की पार्टनरशिप हो सकती है। रूल ये है कि जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी ना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पीरियड के लिए, वो जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होगा या पीरियड पूरा होगा वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म, उसका लीगल स्टेटस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर डिसॉल्व होने के बावजूद भी वो कंटिन्यू रहे तो फिर वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं बल्कि पार्टनरशिप एट विल समझी जाएगी। ये बात समझ आई? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि पार्टनरशिप फिर भी कंटिन्यू हो रही है? वो कर सकते हैं ना,
उन्होंने अपना रिटर्न नया एग्रीमेंट नहीं बनाया होगा, एग्रीमेंट पुराना ही होगा, लेकिन आपको पता है एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी भी नहीं है। अगर वो रन कर रहे हैं पार्टनरशिप को, बिजनेस को, तो इसका मतलब है वो चाह रहे हैं कि आगे भी काम करना। पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है? जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्पस या प्रोजेक्ट मेंशन ना हो। पर्टिकुलर ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है। अगर ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं है तो इसका यह मतलब है वो क़यामत तक चलेगी। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई पार्टनर चाहे नोटिस दे के, और ये आपको पता है नोटिस कैसे देना है? ऑफिस में जाके देना है नोटिस, पब्लिक नोटिस देना है। याद है पब्लिक नोटिस ना दे तो आपको पता है हम पार्टनर समझे जाते हैं और लायबल हो जाते हैं। तो ये पार्टनरशिप एट विल कब डिसॉल्व होगी? जब पार्टनर नोटिस देगा। हाँ, अगर पार्टनरशिप में ये लिखा हो कि ये पार्टनरशिप एक बंदे के नोटिस से नहीं, जब तक सारे एग्री नहीं करेंगे डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो फिर पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। फिर क्या होगी पता नहीं क्या होगी, लेकिन पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। हाँ, माने समझ भाई, ये समझ पर्टिकुलर और पार्टनरशिप एट विल समझ आ गई। पर्टिकुलर जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टाइम पीरियड के लिए हो, और पार्टनरशिप एट विल जो स्पेसिफाई नहीं किया, ऑन गोइंग बेसिस पे है, जब तक चलती है चलाएं, जब दिल करे नोटिस दे के फारिग करें। तो आप क्या समझते हैं कौन सी आप अगर कभी पार्टनरशिप बनाए कौन सी वाली पार्टनरशिप? एट विल। हाँ जी, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर या इसको एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा हो। समटाइम इसके लिए मैनेजिंग पार्टनर का वर्ड भी यूज करते हैं, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। साइलेंट पार्टनर कौन सा? सो रहा नहीं हो, साइलेंट जो चुप हो, बिजनेस में मौजूद है लेकिन चुप। चुप का मतलब क्या? मैनेजमेंट के अफेयर्स में इसकी कोई वॉइस नहीं है। नहीं, इसका थर्ड पार्टी को साइलेंट का पता होगा, वो उधर बिजनेस में मौजूद, गूंगा है लेकिन बिजनेस में मौजूद है। स्लीपिंग कौन है? या डोरमेंट, जो घर में बैठा सो रहा है। सोने के लिए तो घर होता है ना, घर में बैठा सो रहा है, और घर में जो बैठा है उसका लोगों को पता नहीं होगा, वो मैनेजमेंट में भी नहीं है। शाबाश, सोया बंदा क्या मैनेजमेंट करेगा? मैनेजमेंट में नहीं, ये मैनेजमेंट में है, लोगों को नहीं पता, मैनेजमेंट में नहीं है, नहीं है। मेरे कंसर्न आगे पीछे कर रहे हैं। साइलेंट पार्टनर वो है जो लोगों को पता है, मैनेजमेंट में नहीं है। स्लीपिंग वो है जो ना लोगों को पता है और ना ही मैनेजमेंट में। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, जो लॉस शेयर नहीं करता। क्या मैं यहां पे इज इक्वल टू माइनर लिख दूं? अभी एक कंसेप्ट रिवीजन क्लास में नहीं बताया, लेकिन रेगुलर क्लास में बताया हुआ है। क्यों? माइनर प्रॉफिट, तो माइनर को लॉस भी तो नहीं मिलता। एक मिनट, अगर फर्म को लॉस हो जाए तो माइनर को नहीं ना मिलेगा। फर्म को लॉस हो जाए तो माइनर को लॉस ट्रांसफर होगा, लेकिन उसके शेयर की हद तक। अगर शेयर से ज्यादा हो जाता है लॉस तो माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। वो आपको याद है केस स्टडी थी जिसमें वो माइनर वो था, क्या था फिर, क्या था क्या? हाँ, माइनर बचा था इसलिए बच गया था वो। उसका फर्म में जो फर्म को नुकसान हुआ था, बाकी पार्टनर्स पर्सनली लायबल थे और हमने कहा था वो लायबल नहीं है पर्सनली। हाँ, लेकिन उसने फर्म से पैसा भी कोई नहीं लेना, उसका पैसा भी सारा उड़ गया था, पैसा भी सारा उड़ गया था। नॉमिनल पार्टनर बराए नाम, जिसका नाम गुडविल के तौर पे हमने उसका नाम ही काफी है। फर्ज कीजिए आप किसी को पार्टनर बनाना चाहे, किसी मशहूर शख्सियत, किसको? शाहिद अफरीदी को पार्टनर। तो बताइए अगर फर्म अपने डेट पे नहीं करती तो शाहिद अफरीदी साहब से पैसे निकलवाए जाएंगे कि नहीं? यस। नॉमिनल पार्टनर बहरहाल एक पार्टनर है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता,
लेकिन वो लायबल है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। सब पार्टनर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये पार्टनर नहीं, पार्टनर बाय स्टॉपल और बाय होल्डिंग, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों भला, ये आगे चल के आएंगे, बिल्कुल आगे पर ये इस चैप्टर के एंड पे डिटेल तसल्ली से डिस्कस करेंगे इनको, तसल्ली से जी, तसल्ली से, इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। कौन से, वैसे अगर आप कहें तो मैं अभी डिस्कस भी करने, अच्छा चले कोई बात, सब पार्टनर और ट्रांसफर, ये ज़हन में रखिएगा, ये भी हमने पेंडिंग कर दी है, पेंडिंग कर दी है, होल्डिंग आउट, ठीक है, ऐसी भी क्या जल्दी है, सांस तो लेने दिया करे मुझे, मैं इस बहाने रुके ना, मैं थोड़ा जरा, हाँ सांस, अच्छा मैं ठीक है ले लिया, नहीं अगर आपने ब्रेक करनी है तो मैं कर दे, कोई मसला नहीं है, बात चल रहे हैं। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के आपसी राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल, कौन से म्यूचुअल, एक कंसेप्ट है पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ क्या ड्यूटीज लाइबिलिटीज हैं, वो नहीं है, क्या पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअल, इसमें सारे पार्टनर्स के एक दूसरे के जो अंदर, ये इंटरनल कंसेप्ट है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पार्टी पता है हमेशा कौन होती है, जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनके अलावा जो भी थर्ड पार्टी होगी वो थर्ड पार्टी है। शाबाश शाबाश, थर्ड पार्टी तो नहीं, वो एक पुरानी चीज याद आ गई, नहीं ऐसी कोई बात, नहीं वो असल में ना हमारे ज़माने में मूवीज़ बनती थी ना, अब मुनासिब नहीं है रिगार्डिंग रहने, चले तो वो अच्छी होती थी, इस्लाही मूवीज़ होती थी, वो आजकल की तरह की नहीं होती थी। आज को तो वो एक मूवी थी, वो मुझे याद है अपने घर वालों के साथ बैठ के देखी थी, बड़ी अच्छी फैमिली मूवी थी, मियाँ बीवी और वो। तो मैं जब भी थर्ड पार्टी रह गया अजहन में ना, तो वो मियाँ बीवी जो मेन कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी हैं, ठीक है, ये थर्ड, और जब थर्ड पार्टी आते हैं ना तभी मसले शुरू होते हैं। हमारी केस स्टडी में भी ऐसी होता है, थर्ड पार्टी जब तक नहीं आती ना केस सुकून से चल रहा होता है, और जैसे ही थर्ड पार्टी आई ना मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो हाँ जी, तो वो थर्ड पार्टी कौन है, वो बस ठीक है। तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, म्यूचुअल, अच्छा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये है राइट्स और ड्यूटीज, इसमें पढ़ेंगे। अच्छा राइट्स और राइट्स हैं, ड्यूटीज को उसने दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक है एब्सोल्यूट या जनरल या मैंडेटरी ड्यूटीज, और एक है क्वालिफाइड ड्यूटीज। इन दोनों में फर्क क्या है? ये लॉ ये कहता है कि ये वाली ड्यूटीज आप चेंज नहीं कर सकते, और क्वालिफाइड वाली ड्यूटीज थ्रू एग्रीमेंट चेंज कर सकते हैं, थ्रू एग्रीमेंट चेंज कर सकते हैं। इनमें फर्क समझ आया दोनों में? अच्छा मुझे अगर ये आगे लिस्ट पढ़ाते हुए कोई ऐसा कंसेप्ट आईकैप ने इंक्लूड कर दिया जो शायद चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आईकैप ने एब्सोल्यूट ड्यूटीज में लिखा हुआ है, आईकैप की माननी है, अपनी कॉमन सेंस की जजमेंट की नहीं मान, तो मे बी इसमें पढ़ते हुए आपको किसी जगह पे लगे कि इसको तो शायद चेंज किया जा सकता है, तो अगर आपको लगे, वैसे लगेगा नहीं, लेकिन अगर किसी एक आधे पॉइंट में ये लग जाए तो आपने उसको उधर ही रख के रटा लगा के आगे याद कर लेना। क्वालिफाइड ड्यूटी जो चेंज की जा सकती है पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करके। अच्छा राइट्स में ड्यूटीज में है, पहले बताइए क्या पढ़ाऊं? राइट्स राइट, हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बिजनेस में राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। अच्छा राइट और ड्यूटी में एक बेसिक डिफरेंस होता है, पता क्या? राइट मर्जी है, चाहे काम करे चाहे ना करे, ड्यूटीज करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। राइट चाहे हर पार्टनर का राइट है बिजनेस में कंडक्ट पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट में, लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता तो ना करे, और उसको हम क्या कहते हैं उस पार्टनर को? साइलेंट पार्टनर। स्लीपिंग भी हो सकता है बिल्कुल,
राइट टू बी कंसल्टेड, हर पार्टनर का राइट है उससे मशवरा लिया जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, उससे मशवरा लिया जाए। लेकिन जो फैसले होंगे मेजॉरिटी की बेस पे होंगे, सिवाय 3 तरह के फैसलों के नेचर, उन 3 तरह के फैसलों में सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तो फिर होगा, वरना नहीं। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है, पार्टनर की रेशो चेंज करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी है, कोई पार्टनर्स को ऐड करना है, पार्टनर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो चेंज करनी है, पार्टनर्स को ऐड करना है। इसके लिए सारे पार्टनर, बाकी किस बंदे से माल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना, कस्टमर को किस कस्टमर को बेचना है, किसको नहीं बेचना, मेजॉरिटी की वोट्स इक्वल हो जाए। तो ये भी पार्टनरशिप में लिखा होगा कि अगर वोट्स इक्वल हो जाए तो क्या करना है, ये डीड में लिखा होगा। एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब चाहे देख रहा है कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं सारा साल प्रॉफिट हो जाए, एंड में कोई बंदा कह दे कि ये लॉस था सारा। तो कोई भी अगर पार्टनर अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहे, कर उसकी कॉपी लेना चाहे वो भी ले सकता है। माइनर भी कर सकता है, ब्रेक नहीं, माइनर। हाँ, ये था, आपको याद है क्लास में आपको बताया था बुक्स एंड अकाउंट में फर्क। अकाउंट्स का मतलब है आपकी फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और बुक्स का मतलब क्या है कि वो जनरल लेजर ट्रायल, डिटेल बुक्स। पार्टनर दोनों बुक्स को भी चेक कर सकता है, अकाउंट्स को भी, लेकिन जो माइनर है वो सिर्फ अकाउंट्स को देख सकता है, बुक्स को नहीं देख सकता। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अनलेस एग्रीड, यानी अगर डिफरेंट शेयरिंग रेशियो एग्री की हुई है तो डिफरेंट होगी, लेकिन अगर कोई शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं हुई इक्वली होगी। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का राइट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको अगर एग्री हुआ है और प्रॉफिट हुआ है। अगर साइलेंट है, एग्री नहीं हुआ तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर ने एडवांस लोन दिया है, देखिए जब पैसों की जरूरत पड़ती है ना बिजनेस को, तो पार्टनर से एडिशनल कैपिटल भी लिया जा सकता है, लोन भी लिया जा सकता है। कैपिटल के बदले में नॉर्मली इंटरेस्ट पे, क्योंकि उसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लोन दिया जाए तो उसके बदले में चूंकि प्रॉफिट नहीं मिलना तो इंटरेस्ट उसको मिलता है, और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और जो भी रेट एग्री हुआ है। अगर कोई रेट एग्री नहीं हुआ तो 6%। ये आपको पता है ना कि प्रॉफिट कब प्रॉफिट हुआ है तो कौन सी चीज देनी है, लॉस हुआ तो कौन सी चीज देंगे, इंटरेस्ट और एडवांस। क्या लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नो, इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिलेगा, यस। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, कि जो खर्चा किया उसको कंपनसेट किया जाए। राइट टू रिटायर, जब चाहे रिटायर हो जाए, कैसे, पब्लिक नोटिस देके। लेकिन किस वाली टाइप में ये रिटायर नहीं हो सकता, जिसमें लिखा हुआ था ऑल पार्टनर्स एग्री करेंगे, तो फिर जो पार्टनरशिप एट विल नहीं होती, जो पार्टनरशिप एट। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया, इसके ऊपर तो केस स्टडी है, इसके ऊपर तो केस स्टडी है। राइट ऑफ आउटगोइंग, दो में से एक राइट क्या है कि या तो प्रॉफिट ले लो अपने कैपिटल बैलेंस के ऊपर जितना पहले लेते थे प्रोपोर्शनेट, या 6% इंटरेस्ट ले। और ये डिसीजन किसने करना है, आउटगोइंग पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने, अगर उसकी डेथ हो गई है। वेरिएशन इन पार्टनरशिप, इसमें करवा दिया था। 3 तरह के डिसीजन है जिन्हें वेरिएशन इन पार्टनरशिप कहा जाता है, उनके लिए 100% सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। और राइट ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज, फर्म में चेंज हो जाए, नया पार्टनर आए, कोई पुराना चला जाए, नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया वगैरह वगैरह, जब ये चेंज, तो उनकी पार्टनर्स की प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो वही रहेगी जो पहले थी। पानी पीना है? अच्छा चलें, 5-10 मिनट की ब्रेक कर लें। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ब्रेक करनी चाहिए यहाँ पे? 10। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है नहीं ब्रेक नहीं, चलते रहना चाहिए?
नहीं थोड़ा नहीं रह गया आगे, मतलब आधा घंटा और है आगे। चलिए 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, पानी शानी पिए हैं। 5 मिनट के बाद, 5 मिनट में कुछ नहीं होना, 5 मिनट के बाद पास कर दीजिए जी। राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़े थे हम, राइट्स हमने पढ़ लिए। अब ड्यूटीज की तरफ चलते हैं। ड्यूटीज में 2 तरह की ड्यूटीज है, एब्सोल्यूट जनरल या मैंडेटरी ड्यूटीज और क्वालिफाइड ड्यूटीज। फर्क क्या है दोनों में? ये ड्यूटीज लॉ इम्पोज करता है, इनको बाय एग्रीमेंट चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि क्वालिफाइड ड्यूटीज को बाय एग्रीमेंट चेंज किया जा सकता है। पहली ड्यूटीज जो लॉ ने इम्पोज की, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। ज्वाइंट एंड सेवरल पता है ना? ज्वाइंट का मतलब क्या है? हर बंदा लायबल है। सेवरल का मतलब क्या? उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एवरी पार्ट, इसका ट्रांसलेशन क्या होगी ज्वाइंट एंड सेवरल? एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। एवरी पार्ट, ज्वाइंट का मतलब एवरी पार्टनर हैज, सेवरल का मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी अगर लोन नहीं दिया तो बैंक किसी भी पार्टनर को पकड़ लेगा और सारे का सारा लोन उससे रिकवर करवाएगा। लेकिन जिस पार्टनर ने अपने हिस्से से ज्यादा लोन रीपे कर दिया वो बाकी के पार्टनर से रिकवरी करवा सकता है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अपनी अथॉरिटी में एक्ट, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड ना करे। अब ये अथॉरिटी वाला कंसेप्ट वही जो हमने एजेंट वाले में पढ़ा था। अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है और फर्म को नुकसान होता है तो वो फर्म को कंपनसेट करेगा। अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है और फर्म को नुकसान होता है तो वो हमको कंपनसेट करेगा। ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, इसको ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी भी कह सकते हैं, अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी भी कह सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जो एजेंसी वाला था। अगर किसी पार्टनर के जिम्मे हमने कोई काम लगाया इमरजेंसी सिचुएशन में, क्या वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर सकता है? इमरजेंसी सिचुएशन में ना सिर्फ ये कि कर सकता है बल्कि उसे करना चाहिए, करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता तो लायबल होगा। ये बेसिकली सिर्फ अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी बल्कि ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी भी है। इमरजेंसी हालात आ जाए तो एक आम इंसान नुकसान से बचने के लिए जो काम करता है उस पार्टनर को करना चाहिए। ड्यूटी नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस, ड्यूटी टू कैरी, ठीक वो कंपीटिंग वाली, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन, वसी तर मुफाद में काम करे, अपने जाती मुफाद में काम ना करे। आप कहते हैं कुछ केस स्टडी में क्या करता था एक पार्टनर, छुप छुपा के प्रॉफिट अर्न किया करता था, कुछ सीक्रेट एक्टिविटी, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया करता था। तो अगर कोई पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करे तो उसका मतलब है उसने पर्सनल एडवांटेज लिया, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज पे काम नहीं किया। तो वो क्या करता था, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था फर्म में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था फर्म में। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, ईमानदार रहे सबके साथ। ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स, हिसाब किताब पूरा रखे, सही हिसाब किताब रखे। ये नहीं जाली खर्चे डाल के सबको कह दे कि फर्म ये एक्सपेंस ज्यादा हो गए। ट्रू अकाउंट्स का मतलब ये है। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, और याद है मैंने आपको बताया था ये कैफ 7 में भी ये कंसेप्ट आएगा। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हर पार्टनर पूरी की पूरी सारी इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टनर्स को बताए, छुपाए ना। अगर उसका किसी ट्रांजैक्शन में उसको फायदा हो रहा है, पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, तो उसकी ड्यूटी है कि नहीं कि डिस्क्लोज करे। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल डिस्क्लोजर, कि वो उसको डिस्क्लोज करे। और अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पार्टनरशिप एक्ट खिलाफ वर्जी की। अब जो भी उसका प्रॉफिट उसने हासिल किया रीपे करना पड़ेगा। अब कहते हैं ये वाली एग्जांपल एजेंसी वाले में नहीं, प्रॉफिट वाले पार्टनरशिप में भी है। नहीं याद है एजेंसी वाले में? आपको याद नहीं वो केस स्टडी जिसमें किसी को एम्प्लॉय अपॉइंट किया था और उसने दुकान में शोकेस के साथ अपना जाती सामान भी बेचना, ज्वेलरी शॉप, जाती सामान भी बेचना शुरू कर दिया था। जाती सामान भी जब बेचना शुरू कर दिया था तो ये एजेंट वाला केस, एजेंट ने सीक्रेट प्रॉफिट, तो हमने कहा था ना वापस करे प्रिंसिपल को। अगर यही काम पार्टनर करना शुरू कर दे तो पार्टनर शुरू कर दे तो वो भी रीपे करेगा। तो अगर पार्टनर का किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है, जैसे फर्ज कीजिए फर्म ने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रही है और सप्लायर जो है पार्टनर का भाई है,
लेकिन पार्टनर की बताइए जिम्मेदारी है कि नहीं है डिस्क्लोज करे फुल इन्फॉर्मेशन, और अगर वो नहीं करता तो फिर उस ट्रांजैक्शन से जितना प्रॉफिट हुआ है उसे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये समझा जाएगा इसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। इसकी ड्यूटी थी फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, अगर वो फ्रॉड करता है, फर्म को नुकसान होता है तो वो फर्म को कंपनसेट करेगा। इंडेमनिफिकेशन का मतलब पता है ना, कंपनसेट करना। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंटली अप्रूव करना। क्वालिफाइड ड्यूटीज, पार्टनर की क्वालिफाइड ड्यूटीज क्या है? अभी आपने मुझे बताना है कि क्या ये ड्यूटीज चेंज हो सकती है कि नहीं। मैं अभी पूछता हूं, ठहर जाए। ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म के लिए इस्तेमाल होगी, कोई पार्टनर जाती पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में एग्री कर लिया जाए तो जाती पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हो सकता है। ड्यूटी नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस, हाँ, दो तरह के बिजनेस होते थे, एक सिमिलर, ये केस स्टडी बहुत 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 अहम क्वेश्चन ये है, एक पार्टनर क्या कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है? ये डिपेंड करता है वो बिजनेस सिमिलर है यानी कंपीटिंग है कि डिसिमिलर है। डिसिमिलर, सिमिलर या कंपीटिंग बिजनेस है कि अगर सिमिलर या कंपीटिंग बिजनेस है तो नहीं कर सकता, और अगर डिसिमिलर है कर सकता है। अच्छा बताइए, ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर एक पार्टनर कोई दूसरा बिजनेस करना चाह रहा है और वो बिजनेस सिमिलर या कंपीटिंग बिजनेस है तो वो पार्टनर बिजनेस, पार्टनर अपने ही बिजनेस का कंपैटिटर थोड़ी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, नहीं कर सकता। लेकिन अगर पार्टनरशिप ने इजाजत दे दी, इसी तरह डिसिमिलर बिजनेस है, डिसिमिलर बिजनेस है, पार्टनर कर सकता है वो, लेकिन अगर पार्टनरशिप में मना कर दिया जाए नहीं कर सकता। याद है? और एक और याद है, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, उसमें भी यही एग्जांपल है, पार्टनर को थ्रू एग्रीमेंट कोई भी बिजनेस करने से रोका जा सकता है। इसमें जिस स्टूडेंट को सिमिलर और डिसिमिलर वाली प्रोविजन दोनों याद नहीं ना, वो फारग से केस स्टडी नहीं होनी। सिमिलर या कंपीटिंग बिजनेस की प्रोविजन कुछ हो रहा है और डिसिमिलर की प्रोविजन कुछ और। कोई आपसे पूछे पार्टनर एक बिजनेस कर रहा है, क्या दूसरा बिजनेस कर सकता है? आपने कहना है बताओ सिमिलर है कि डिसिमिलर, और अगर वो कहे सिमिलर बिजनेस है, आप कहे नहीं कर सकता अनलेस एग्री कर लिया जाए, और अगर कहे डिसिमिलर बिजनेस है कर सकता अनलेस रोक दिया जाए। साइलेंट हो तो फिर यही रूल कि डिसिमिलर कर सकता है, सिमिलर या कंपीटिंग नहीं कर सकता। ड्यूटी नॉट टू असाइन ट्रांसफर हिज, ये ट्रांसफरी वाला कंसेप्ट कि वो अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक के सारे पार्टनर्स एग्री ना कर लें। अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर लें फिर कर सकता है। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस, जब हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो उसकी ड्यूटी है लॉस भी शेयर करे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में एग्री हो गया कि लॉस शेयर नहीं करना तो लॉस शेयर नहीं करना। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट, अगर वो नेग्लिजेंस का मुजाहरा करे, उसके नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हो जाए, फर्म को कंपनसेट करेगा, लेकिन अगर दूसरे पार्टनर्स रेटिफाई कर दें फिर नहीं करेगा। ड्यूटी टू परफॉर्म डिलीजेंटली हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज डिलीजेंटली बड़े समझ बूझ के साथ परफॉर्म करे। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, उसकी ड्यूटी है काम करे और बगैर कोई मुआवजा लिए काम करे। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो कोई मुआवजा लेना चाहता है, सैलरी लेना चाहता है, इंटरेस्ट लेना चाहता है, कमीशन लेना चाहता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो ले सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में लिखा है सैलरी मिलेगी पार्टनर को और लॉस हुआ, सैलरी मिलेगी कि नहीं? सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म तो पता ही आपको किसको कहते हैं? आपको पता है ना लॉ में वर्ड प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? हर एसेट को। प्रैक्टिकली तो हम प्रॉपर्टी से हमारा लैंड बिल्डिंग रहते हैं ना, लॉ प्रॉपर्टी किसको कहता है? हर तरह के एसेट को। कैश भी प्रॉपर्टी है, डेटर भी प्रॉपर्टी है। जो ओरिजिनली पैसे लेके आए बिजनेस में, ओनर अकाउंटिंग शुरू होती थी ना, ओनर ब्रॉड कैश इनटू बिजनेस रुपीज 50,000, वो भी प्रॉपर्टी है।
ओनर घर से स्टार्ट देखा कह रहा है प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक किसको कह रहा है? कैपिटल को। कैपिटल को अमेरिकन स्टॉक कैपिटल को भी कहते हैं। हम तो स्टॉक से मुराद इन्वेंट्री लेते हैं ना। स्टॉक का एक मतलब कैपिटल भी होता है। कॉमन स्टॉक का मतलब कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, तो है उसको छोड़ने के बाद कॉमन स्टॉक। तो हर वो एसेट जो ओरिजिनली का मतलब है जब पार्टनरशिप शुरू हुई, बिजनेस में लाया गया कैपिटल में, वो फर्म की प्रॉपर्टी होगी। और जो बाद में आया प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय फर्म आर फॉर द फर्म, ये बाद में, ये है ब्रॉड, ये है एक्वायर्ड, दोनों में फर्क है। ब्रॉड शुरू में ओरिजिनली ब्रॉड, ये सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड किया। राइट आर इंटरेस्ट आपको पता है बाजू का पूरी प्रॉपर्टी नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं है, बस उसका फ्लैट है, तो उसमें ऑफिस बना लिया, तो पूरी प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ उसमें जो सर्टन राइट या इंटरेस्ट है पार्शल, वो फिर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ऐसे ही होगा ना भाई। ये राइट आर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी का पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, राइट आर इंटरेस्ट का मतलब पार्शियल प्रॉपर्टी। और गुडविल ऑफ द फर्म ये भी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। यानी जब कोई पार्टनर जाएगा तो गुडविल कैलकुलेट करके उसको दी जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं, डेफिनेशन तो आपने रट ली, डेफिनेशन आपको पढ़ाई क्यों गई है भला? इसलिए कि आप डिफरेंशिएट कर सकें कौन सी प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सी जो प्रॉपर्टी फर्म के पैसों से या फर्म के लिए लाई गई वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपियर्स अदरवाइज। असल में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में सारे पार्टनर का हिस्सा होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी में किसी पार्टनर का नहीं, सिर्फ जिसकी प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा होता है। और मैंने आपको रेगुलर लेक्चर के दौरान में बात बताई थी, लीगल ओनरशिप इररेलेवेंट है। उसने ये नहीं यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ कि वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी जो कानून के किताबों में पार्टनरशिप के नाम पे ट्रांसफर होगी, देखिए वो लिखा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लीगली प्रॉपर्टी किसी पार्टनर के नाम पे हो लेकिन वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो? पॉसिबल है। गाड़ी असल में किसी पार्टनर के मिस्टर ए के नाम पे है लेकिन वो बिजनेस के लिए यूज करे, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी समझ। इसका मतलब है उसकी अगर वैल्यू बढ़ती है तो किसको पैसे मिलेंगे? फर्म को, सारे पार्टनर्स को। ये बात याद है कि नहीं? और आपको अक्सर वो केस स्टडी पूछता था, यहाँ पे केस स्टडी थी, एंड में टिप थी, स्टडी टिप, कि हर वो प्रॉपर्टी जो फर्म के लिए या फर्म के पैसों से खरीदी गई, फर्म के पैसों से या फर्म के लिए खरीदी गई, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। एक पार्टनर अपने पैसों से उसने गाड़ी खरीदी और फर्म को दे दी, लो भाई इसको अपने बिजनेस के लिए चलाओ, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक पार्टनर ने अपने पैसे फर्म को दिए और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अब ये पैसे किसके हो गए? पार्टनरशिप। और अगर इन पैसों से एसेट खरीदा गया वो किसका है? पार्टनरशिप फर्म का। आखिरी क्वेश्चन है कि आप केस स्टडी में बार बार पूछता है, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप से पैसे निकलवाए और उससे एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी किसकी है? हाँ शाबाश। जनरल रूल यह है कि जो पार्टनरशिप के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी गई वो पार्टनरशिप की है। आगे लिखा है अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। इसका मतलब क्या है? अगर इरादा कुछ और, इरादा कैसे पता चलता है केस स्टडी में? केस स्टडी में इरादा तो नहीं बताता ना कि उसने अपना अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया कि नहीं किया। अगर फर्म से पैसे निकलवाते हुए किसी बंदे ने अपना अकाउंट डेबिट कर लिया, अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या है कि उसने ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर ली कि ये पैसे मैं लेके जा रहा हूं, और ये पर्सनल हो गए, उसके पर्सनल हो गए। जब कोई पार्टनर, ये आपको पता है, परेशान तो नहीं हो रहे कि जब पैसे आते हैं फिर डेबिट होते हैं, ये पैसे जा रहे हैं तो डेबिट क्यों हो रहा है? ये पैसे डेबिट नहीं, पैसे क्रेडिट ही हो रहे हैं, कैश, उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया, रिकॉर्ड किया है, तो वो उसके अपने पैसे हैं, अब फर्म प्रॉपर्टी नहीं रही। ठीक है। आज किस किस का मैच है PSL में? लाहौर का किसके साथ?
इस्लामाबाद के साथ। मुझे पता चला लाहौर एज यू नहीं, इसलिए हार जीत गए, लाहौर वाले आज जीत जाएंगे, इस्लामाबाद हार। मैंने फर्म के गले से पैसे निकाले, 1 लाख रुपया जुए पे लगा दिया और उसके ऊपर वाकई जीत गए और मुझे 3 लाख रुपए मिले। मैंने 1 लाख रुपया वापस फर्म में वापस जमा करवा, 2 लाख। बताइए ये 2 लाख फर्म प्रॉपर्टी है कि नहीं? खा गए मार। डिपेंड करता है आप केस स्टडी में क्या लिखेंगे। मैंने नहीं बताया ना कि अकाउंट को क्या किया, तो केस स्टडी में क्या लिखेंगे कि डिपेंड करता है। अगर तो पार्टनर ने अपने अकाउंट को डेबिट किया तो फिर नहीं, और अगर अकाउंट को डेबिट नहीं किया फिर है। वैसे मेरा पैसे वापस 1 लाख रुपया रखना इस चीज की तरफ इशारा है कि मैंने अकाउंट को डेबिट नहीं किया था, वो वापस दे, ठीक है। लेकिन बहरहाल केस स्टडी में आपने दोनों एंगल से ये सूल सिखाया हुआ ना, जो इन्फॉर्मेशन उसने केस स्टडी में नहीं दी हमने क्या एज्यूम करना है, दोनों यस है तो इधर, नो है तो इधर। सर लेकिन जब वो दोबारा से पार्टनरशिप के अकाउंट में रख रहा है, जैसे तो हमें पता है कि हम उसने अपने अकाउंट से डेबिट नहीं किए, फिर हम दोनों सिचुएशंस को अगर क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे क्लियर हो गया कि उसने अपने अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, तो फिर आप एक इशू डिस्कस करें, फिर एक इशू। अब एग्जाम में आपकी जजमेंट है ना कि उसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी नजर आती, वरना अगर आप 50-50 हो ना तो हमेशा ज्यादा लिख देना बेहतर होता है। ये भी बताया था मैंने कि क्या क्या बातें बताई आपको, अमल भी कर लेंगे ना, पक्की बात है। चले ये भी हो गया। अथॉरिटी और लायबिलिटी नहीं, क्या कल करना है तो कोई मसला नहीं है हमें। नहीं समझ नहीं आ रहा, नहीं चल 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 चले, कोई बात देखिए, कोई बात नहीं, मुझे जैसे आप चलाएंगे मैं वैसे ही चलूंगा, कोई इशू नहीं। नहीं इसके बाद दूसरा, इसके बाद और भी है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि चलें आगे चलें, यानी लेक्चर चलना चाहिए? कितनों का ख्याल है कि नहीं बस कर दें यहाँ पे लेक्चर? अच्छा बराबर नहीं होता। अच्छा चले ऐसा करते हैं, मेरी बात सुन ले, वो भाई ने इतनी कष्ट उठाया है, ये कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया ना वो नेक्स्ट कर लेंगे। चले जो ये कहेंगे वैसे ही फैसला करना है। जी सर जी आप बताइए। अथॉरिटी और लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की अच्छा जो एजेंसी में बात उसने हमसे छुपा ली थी, पार्टनरशिप में आके हमें बता दी क्या कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती क्या क्या है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। एजेंसी में नहीं बताया था, पार्टनरशिप में बता दिया कि कौन सी चीजें एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है, कौन सी चीजें एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है। ये दो तरह की पावर्स हैं, एक वो जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में चीजें हैं और दूसरी वो जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में चीजें, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अच्छा ये हमें बता क्यों रहा है भला, ताकि जब केस स्टडी में हमें इन दोनों में से कोई सी एग्जाम्पल निकाल के दे तो हमें पता चल जाए ये पार्टनर्स की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है कि नहीं है। अगर वो इस वाली लिस्ट में है ना तो हम कहेंगे ये काम तो पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है और इसके लिए फर्म लायबल है, ये ट्रांजैक्शन फर्म के ऊपर बाइंडिंग है। और अगर वो ट्रांजैक्शन इसमें से कोई हो तो हम क्या कहें, ये तो पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है। फर्म अगर पार्टनर ने इस तरह का कोई काम किया है तो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, वो फर्म को कंपनसेट करेगा। तो ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी को और इसकी रिस्ट्रिक्शंस, कौन सी चीजें एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है, कौन सी चीजें एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है, क्यों बता रहा है, वजह समझ आ गई, ताकि केस स्टडी में डिसाइड कर सके जिस चीज के ऊपर उसने केस बनाया है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल थी कि नहीं थे। अगर एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल थी तो हम कहेंगे उसकी अथॉरिटी सही किया, उसने जो भी एग्रीमेंट किया बाइंडिंग है, और ये वाला किया तो उसने अपनी अथॉरिटी से, ये ज़हन में रखिएगा, अगर पार्टनर ने ये काम किए तो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं किया, और अगर ये काम किए तो किया। क्या क्या एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, बाय एंड सेल गुड्स जो रूटीन नेचर की बिजनेस की है, बाय भी कर सकता है सेल भी कर सकता है। बारो मनी ट्रेडिंग बिजनेस में, भाई समझ आ रहा है, बारो मनी बैंक से लोन ले सकता, एक पार्टनर बैंक से जाके लोन ले सकता है और अगर वो लोन लेके दुबई चला जाए तो दूसरे पार्टनर लायबल हैं।
तो बड़ी सूरत, ये बहुत खतरनाक पावर दी हुई है एम्प्लॉयड, इसकी वजह से बड़े झगड़े हुए। फिर टू रिसीव एंड पे कैश, डेटर से कैश रिसीव भी कर सकता है, क्रेडिटर को कैश, कोई भी पार्टनर ये काम कर सकता है। टू सेटल अकाउंट, किसी के साथ लेना देना हो, ये देखिए बारो मनी, उसके बाद सेटल अकाउंट, लोन रीपे भी तो कर सकता है। टू एम्प्लॉय सर्वेंट, किसी को नौकरी पे रखना, नौकरी पे भी रख सकता है। टू प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जब मनी बारो करने जाएगा ना, बैंक कहेगा सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीजें रखवाओगे, तो वो कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे रखा, कार बिल्कुल। टू ड्रा चेक कार, वो चेक भी इशू कर सकता है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकता है। यानी एक पार्टनर अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दे तो फर्म पाबंद होगी उसको पे करने के, वो प्रॉमिसरी नोट इशू कर दे। टू सू आर डिफेंड सूट्स, किसी के खिलाफ केस भी फाइल कर सकता है, और कोई किसी दूसरे ने अगर केस फाइल किया तो एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पे इसको डिफेंड भी कर सकता है। सबमिट, कौन कौन सी चीजें इम्प्लाइड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। सबमिट ए डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन पढ़ा ना हमने, कोई एक पार्टनर केस चल रहा है, अभी अच्छा वाला हम जीतने लगे थे, उसने कहा नहीं आर्बिट्रेशन में ले चलते हैं इसको, ना 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 ना, एक पार्टनर नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी में नहीं है। जो पार्टनर की अथॉरिटी में नहीं है वो फिर किसकी अथॉरिटी में है, वो ऑल पार्टनर्स मेजोरिटी की बेस पर डिसाइड करेंगे। वो सारे पार्टनर्स मिलके, कोई सिंगल पार्टनर ये काम नहीं कर सकता, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर मिलके ये काम कर सकते हैं। ओपन ए बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम, अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकता है ताकि आसानी हो, सारे पैसे उसी के पास हैं और वो मौका देख के निकल जाए। कंप्रोमाइज आर रिलिक्विश क्लेम, क्लेम जो है कोई उसका क्लेम किसी चीज के ऊपर, जैसे प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट है, ठीक है, हमने पैसे ज्यादा थे, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉपर्टी खरीदी, पता चला वो 2 दफा पहले ही बिक चुकी है, अब वो डिस्प्यूट में चली गई, क्लेम हमने फाइल किया कि हमारा भी इसके ऊपर, तो उसको कंप्रोमाइज करना यानी पार्टी के साथ आगे के ठीक है अब हम अपना क्लेम खारिज करते हैं, हमारा कोई क्लेम नहीं है, ये काम भी नहीं कर सकता एक पार्टनर। विड्रॉ ए सूट आर प्रोसीडिंग, ये भी इससे मिलता जुलता है। अगर कोई केस, अच्छा यानी केस फाइल कर सकता है, इंटरेस्टिंग चीज, केस फाइल कर सकता है, विड्रॉ नहीं कर सकता। एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी अगेंस्ट फर्म, फर्म के अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ, ये भी इससे मिलता जुलता। इसमें था कि फर्म ने केस फाइल किया, किसी बंदे से पैसे लेने, वो पैसे नहीं दे रहा, अब यहाँ पे हमने उस केस को विड्रॉ कर सकता है एक पार्टनर, नहीं कर सकता। और अगर किसी क्रेडिटर ने हमारी फर्म के खिलाफ केस किया हो कि ये फर्म पैसे नहीं दे रही, केस चल रहा है, तो कोई पार्टनर जाके कोर्ट में कह सकता है ठीक है सर मैं पैसे इसके दिलवाता हूं फर्म से, नहीं, एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी अगेंस्ट फर्म नहीं कर सकता। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक्विजिशन लिखा है कि डिस्पोजल लिखा है, फर्म कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, और ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील ही नहीं। देखिए ऐसे में ना जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उनकी वैल्यू थोड़ी होती है, छोटी छोटी, जैसे आपकी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल वगैरह, और फिक्स एसेट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो एक चीज याद रखिएगा, उसने करंट एसेट्स को, मूवेबल एसेट्स को, करंट एसेट्स को एम्प्लॉयड अथॉरिटी में इंक्लूड किया है, उनका खरीदना बेचना वगैरह, ये करंट एसेट ही है ना, आपके इन्वेंट्री है ना, उसका मूवेबल का खरीदना बेचना एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है, इमूवेबल का नहीं है क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ये थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, आपको शायद समझ नहीं आएगा। एक पार्टनर, 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं, 2 पार्टनरशिप मिलकर पार्टनरशिप बना सकती है, वो भी हो सकता है। वो कहता है लेकिन ये एक पार्टनर का फैसला नहीं होगा, सबका होगा। अब ये लिस्ट समझ आ गई आपको? आंखें बंद करें सारे, आंखें बंद करें और जेब में हाथ, जेब में हाथ, जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं, बाद में ना कहेगा मोबाइल साथ वाले निकाल। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है कि नहीं, आपने मुझे बताना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करना, रिस्ट्रिक्शन में, इन्वेंट्री को बाय करना, एक लॉयर फर्म है, लॉयर की फर्म है, और वो उसने ईंटे, गारा, मिट्टी वगैरह खरीदने का एग्रीमेंट किया, एक लॉयर ये कर सकता है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। शाबाश शाबाश,
बस ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, आंखें खोल ले, आंखें खोल ले। अब केस स्टडी टिप्स, सबसे अहम चीज, सबसे अहम चीज, सबसे अहम चीज, लीगल पोजीशन इफ पार्टनर एक्सीड हिज अथॉरिटी। ये वही जो पहले पढ़ा था एजेंट वाले केस में, इफ ए पार्टनर एक्सीड हिज अथॉरिटी फर्म इज लायबल फॉर हिज एक्ट। जैसे पढ़ा था ना, इफ एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी प्रिंसिपल इज लायबल फॉर हिज एक्ट। अगर ये हो तो सिमिलर केस, अगर पार्टनर एक्सीड हिज फर्म इज, कब, अगर फर्म रेटिफाई कर दे या केस ऑफ इमरजेंसी था या थर्ड पार्टी को नहीं पता था, सिमिलर केस। सिर्फ एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट आता किस वजह से है, क्योंकि लॉ ने इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिस्ट दी है, इस वजह से। ये ट्विस्ट एजेंसी में नहीं आता, पार्टनरशिप में ट्विस्ट आता है। और किस वजह से आता है, क्या बताया, क्योंकि इम्प्लाइड अथॉरिटी के वजह से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हर पार्टनर के पास मनी बारो करने की अथॉरिटी है ना। हमने किसी पार्टनर को कहा होता, भाईजान 4 पार्टनर है, 3 ले ले, तुमने मनी बारो नहीं करनी। यानी इम्प्लॉयड अथॉरिटी को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ना जी, वो गरीब कंसेप्ट। क्या इम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? यस, किया जा। एक और एग्जांपल, हर पार्टनर के पास पावर है कि वो गुड्स को बाय या सेल कर सकता है, इसमें लॉ ने कोई अमाउंट नहीं बताई। लेकिन हम पार्टनर ने फर्ज कीजिए आपस में एग्री किया कि कोई भी पार्टनर 1 लाख से ज्यादा के गुड को बाय नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्शन, क्या इम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता। अगर इम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और पार्टनर उसको एक्सीड करता है, तो याद रखें, अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना तो वो पावर फिर यहां से निकल के यहां पे चली जाती है। अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ना, वो पावर यहां से इस लिस्ट से निकल के इस लिस्ट में चली जाती है। अब थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ये फर्म के ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं, डिपेंड करता है थर्ड पार्टी के। अगर थर्ड पार्टी को पता था पार्टनर की पावर रिस्ट्रिक्टेड है, फिर भी एग्रीमेंट कर लिया, थर्ड पार्टी लायबल है। और अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था, भैया ये बात समझ आई? ये जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी इधर से निकल के इधर जाती है, ये समझ आई? ये नहीं समझ आई मुझे लगता है। अच्छा चलिए, अब मान लेता हूं मैं। हाँ, एक केस स्टडी के लिए बहुत 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 अहम है। अथॉरिटी ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। लायबिलिटी पार्टनर क्या होगी भाई? अनलिमिटेड लायबिलिटी हमें पता है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है। ईच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर वो अपने शेयर से ज्यादा अदा करता है तो दूसरे पार्टनर्स को रिइंबर्स करेंगे। 4 पार्टनर ने मिलकर 10 लाख का लोन लिया, क्या बैंक एक ही पार्टनर से 10 लाख का 10 लाख निकाल और वो बाकी पार्टनर से 2.5 लाख निकलवाएगा? लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया, ठीक है, हाँ, वकील था, बड़ी अच्छी वकालत करता था, क्लाइंट ने समझा ये इन्वेस्टर भी बहुत अच्छा होगा, उसने उसे कहा ये मेरे पैसे लीजिए और किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए, और वो वकील पैसे लेके भाग गया था। क्या फर्म लायबल है? फर्म लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था। लेकिन अगर किसी क्लाइंट ने केस लड़ने के लिए एडवांस दिया और वकील वो लेके भाग गया, रॉन्गफुल एक्ट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी फर्म लायबल है, और लेकिन विद इन द पार्टनर, वो पार्टनर जिसने एक काम, वो पार्टनर फुली लायबल है। एक था क्लाइंट, उसने केस लड़ना था, वकील की फर्म थी, 4 वकील थे, वकील की फर्म थी। अच्छा नहीं, हाँ वो फर्म वकील की होती है। आपने कहा कि मतलब वो रॉन्गफुल एक्ट उसका होगा कि वो लेके भाग जाए।
तो आपने कहा मुझे लगा कि लॉयर जो है वो आपको गलत लगा, गलत लगा उनको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई इसीलिए हाजिर है, आपकी सारी गलतियां इंशाल्लाह दुरुस्त करवा के जाएंगे। अगर आप कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, पूछेंगे सवाल, फिर अगर सवाल ही नहीं पूछेंगे, मुझे ये कहेंगे सर सब कुछ आता है, फिर तो नहीं ना। हाँ जी, तो गलती करने, आपको बताया ना, गलती जिंदगी में गलती करने से कभी नहीं घबराना, कभी नहीं घबराना। विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स, क्या मैं गलती कर सकता हूँ? शाबाश, मैं शायद मेरी इज्जत रखेगा। नहीं, लेकिन फैक्ट यही है, मैं गलती और करता भी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है गलती करूँ तो मानूँ, हालांकि मुश्किल काम होता है थोड़ा, लेकिन मानने में कोई कबाहत नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, ये इसी से मिलता जुलता है कि अगर किसी पार्टनर ने पैसे लिए, फर्म के दराज में पैसे पड़े और लेके निकल गया, तो क्या फर्म लायबल है? जिन लोगों के पैसे थे, जिन डेटर से पैसे मिले हुए थे, बिल्कुल लायबल है उनको, ठीक है, लेकिन विद इन द फर्म पार्टनर लायबल। ये कंसेप्ट तकरीबन सिमिलर यही है। फिर इफेक्ट ऑफ नोटिस रिसीव्ड बाय ए पार्टनर, अगर फर्म के 4 पार्टनर हैं, हमने कोई लीगल नोटिस सर्व करना है, चारों पार्टनर को नोटिस दिया जाएगा कि किसी एक को भी दे दे काफी है, लेकिन शर्त है क्या कि वो एक्टिव पार्टनर हो, फर्म ऑर्डिनरी बिजनेस, ये नोटिस ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेट कर रहा हो, ठीक है, और उसके फ्रॉड का ना हो, ये ना हो जिस बंदे के एक्ट की वजह से हम नोटिस दे रहे हैं उसी को नोटिस दे रहे हो। इफेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने कोई स्टेटमेंट दी पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली कि हमारे बर्गर में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मिक्स किया जाता है, ठीक है, अगर तो क्या इस स्टेटमेंट को उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कंडीशंस क्या हैं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट करता हो, और दूसरी कंडीशन भी थी गई, हाँ, रिलेट्स अफेयर ऑफ बिजनेस। भाई ये क्लियर हो गया ये? चलिए अब मेरा हाल है यहाँ तक काफी है। नहीं अभी बाकी कल करेंगे, कोई मसला नहीं, मंडे को बाकी, हाँ कोई नो प्रॉब्लम। असल में 3 कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, तो मैं अभी जल्दी उसको नहीं कवर करवाना चाह रहा, तसल्ली से करवाना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मंडे को फिर हमारी अगली क्लास में ये पार्टनरशिप का रिमेनिंग कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट भी, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।